आप सबने कभी ना कभी ऑयल या वाटर को साथ में मिक्स करते हुए तो देखा होगा, किया भी होगा, कभी गलती से हो गया होगा या फिर स्कूल में प्रैक्टिकल किया होगा। ओवरऑल होता क्या है, ऑयल सेपरेट हो जाता है वाटर से। तो आज इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम अपने फार्मेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है इमल्शन। सो बिफोर डायरेक्टली मूविंग टू द टॉपिक, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है, मिल्क सस्पेंशन है, सॉल्यूशन है या फिर इमल्शन है? हमें पता है कि जब मिल्क को जब भी शेक किया जाता है तो हमें उससे बटर मिलता है एंड डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अगर इसका आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास फैट ग्लोब्यूल भी प्रेजेंट है और स्किम मिल्क भी प्रेजेंट है। मीन्स जब मिल्क को शेक किया जाता है तो ऑयल सेपरेट हो जाता है वाटर से। और ये आपको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मिल्क एक नेचुरल इमल्शन का एग्जाम्पल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल इमल्शन एक तो आपका मिल्क हो गया। अब एक और नेचुरल इमल्शन का एग्जाम्पल है जो है आपका रबर लेटेक्स। तो अगर आप ये ट्री देखो, दिस ट्री इज नोन एज रबर ट्री एंड ये बेसिकली मोस्टली साउथ इंडिया में प्रेजेंट होता है। केरला साइड में ये रबर ट्री बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट जो रबर इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी साउथ में ज्यादा होती हैं बिकॉज इसका प्रोडक्शन वहां पे होता है। ये रबर ट्री का यूज किस लिए किया जाता है? रबर लेटेक्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आप ये देखो, ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है ये पूरा रबर लेटेक्स है। ये पार्ट आप फार्माकोग्नोसी में पढ़ोगे, बट यहाँ पे रबर लेटेक्स भी एक नेचुरल इमल्शन का एग्जाम्पल है। देखते हैं कि रबर ट्री से रबर लेटेक्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक इंसिजन किया जाता है जो अप्रॉक्स 6.4 mm तक की उसकी डेप्थ होती है इंसिजन की। और उसके बाद नीचे आप ये वाला पोर्शन अगर देखो, दिस इज नथिंग बट द कोकोनट शेल। वहां पे कोकोनट का भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है तो उसको कोकोनट शेल में इसको ऐसे कवर कलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से रबर लेटेक्स को बाद में प्रोसेस करके रबर इंडस्ट्री में इसका डिफरेंट टाइप से यूज होता है। इनफैक्ट इससे एक टाइप का क्लोथ भी बनाया जाता है। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इमल्शन। अब अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो ये आप सारे एग्जाम्पल्स देखो। लोशन हमें पता है कि ये इमल्शन ही होता है। इनफैक्ट जो पेंट्स होते हैं ये भी इमल्शन है और जो हम आइसक्रीम खाते हैं वो भी एक इमल्शन है। सो ये सब हमने दो टाइप के इमल्शन देखे, नेचुरल इमल्शन एंड सिंथेटिक इमल्शन। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ विच इज फार्मास्यूटिकल इमल्शन। अभी तक हमने जो देखा दैट वाज इन जनरल सेंस, बट अब हम फार्मास्यूटिकल इमल्शन पढ़ेंगे। मूव करते हैं मेन टॉपिक पे। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन, आप फार्मास्यूटिकल इमल्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। हमें पता है सस्पेंशन भी अनस्टेबल है और इमल्शन भी अनस्टेबल है, दोनों थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम है। नेक्स्ट, ये मिक्सचर होता है इमिसिबल लिक्विड्स का। जब भी आपको सस्पेंशन पढ़ाया गया था वहां पे बताया गया था सस्पेंशन और इमल्शन में बेसिक डिफरेंस यही होता है, इनसॉल्यूबल सॉलिड एंड लिक्विड के लिए सस्पेंशन होता है एंड जब भी इमल्शन की बात आती है तो वहां पे दो इमिसिबल लिक्विड्स की बात की जाती है। थर्ड देखते हैं ऑन एजिटेशन। ये हमें पता है जब भी हम उसका एजिटेट करते हैं तो स्मॉल ग्लोब्यूल जो होते हैं वो सेपरेट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस। और आज हम इस इमिसिबिलिटी का या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन पढ़ेंगे कि क्यों ये दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाते हैं। बट बिफोर दैट, जैसे हमने सस्पेंशन में पढ़ा था दो फेज होते हैं, सस्पेंशन एंड इमल्शन हमेशा बायफेजिक सिस्टम के चैप्टर्स हैं। तो बायफेजिक अगेन एक हो गया आपका डिस्पर्स फेज। यहाँ पे डिस्पर्स फेज कौन सा होगा? लिक्विड ही होगा, जिसको अगेन आप इंटरनल फेज बोल सकते हो या फिर जो भी आपका ड्रॉपलेट फेज है। तो जो भी फेज ड्रॉपलेट फॉर्म कर रहा है वो आपका हुआ डिस्पर्स फेज। और जो भी फेज जिस फेज में ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रही हैं वो आपका हुआ डिस्पर्जन फेज या फिर एक्सटर्नल फेज या फिर कॉन्टिन्यूअस फेज। अगर इस इमेज में देख के हमें डिस्पर्स और डिस्पर्जन फेज फाइंड आउट करना हो तो वो अब हमारे लिए बहुत इजी है बिकॉज ये जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुई हैं ऑयल की, ये हो गया हमारा डिस्पर्स फेज। और जिस फेज में हुआ है दैट इज वाटर, इट इज डिस्पर्जन मीडियम। इसका छोटा सा सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, जिस तरह सस्पेंशन में हमने सस्पेंडिंग एजेंट ऐड किया उस तरह से इमल्शन में हम इमल्सिफायर ऐड करते हैं सो दैट ये ऑयल और वाटर जो एक दूसरे में इमिसिबल है ये एक दूसरे के साथ मिसिबल हो जाए। अगेन द सेम क्वेश्चन दैट व्हाई डू वी यूज इट, क्यों यूज करना है? सॉल्यूशन क्यों नहीं यूज कर सकते? सस्पेंशन क्यों नहीं यूज कर सकते? ओरल
डोसेज फॉर्म क्यों नहीं यूज कर सकते? वाई ओनली इमल्शन? तो हियर आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ इमल्शन एंड सिग्निफिकेंस टू। सबसे पहले ये मास्क करता है अनप्लीजेंट टेस्ट को, सेम जो हमने सस्पेंशन में भी पढ़ा था, बट यहाँ पे अगेन दो इमिसिबल लिक्विड्स की बात है। तो मास्क किस तरह से, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर विटामिन ए का या फिर लेक्सेटिव्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना हो तो इमल्शन आर द बेस्ट सुटेबल डोसेज फॉर्म इनफैक्ट फॉर अनपैलेटेबल ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन टू। तो ये क्या करता है? अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करता है। दूसरा, इम्प्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी। ये वाला पोर्शन भी, ये वाला एडवांटेज भी आपका सस्पेंशन जैसा ही है, बिकॉज हमें पता है कि लिक्विड डोसेज फॉर्म का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ओरल डोसेज फॉर्म के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इसमें अगर आप एग्जांपल देखो तो यहाँ पे आपका एग्जांपल है हेपारिन, इंसुलिन एंड ग्रीसियोफल्विन। अब यहाँ पे ग्रीसियोफल्विन का इमल्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बायोफार्मास्यूटिक्स में भी इसका एग्जांपल बहुत फेमस है, फार्माकोलॉजी में भी, फार्मास्यूटिक्स में भी, एंड यहाँ इमल्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है। ग्रीसियोफल्विन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड एडवांटेज हम देखते हैं सस्टेन रिलीज। इमल्शन आर सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म। किस तरह से होता है? हमें पता है कि यहाँ पे एक लिपिड फेज होता है और दूसरा वाटरी फेज होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्रिपरेशन है उसको इंट्रामस्कुलर हमें पता है हमेशा लिपोफिलिक प्रिपरेशन को इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट किया जाता है। तो जब उस तरह से प्रिपरेशन को आईएम डिपॉट फॉर्म में इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करेंगे तो वहां पे एक रिजर्वॉयर क्रिएट हो जाता है, एक डिपॉट बन जाता है, जिससे धीरे धीरे ड्रग रिलीज होती है बॉडी में, और इस तरह से इमल्शन एक सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म का काम करता है। देन द फोर्थ इम्पॉर्टेंस इज यूज इन डायग्नोस्टिक पर्पस। तो जब भी एक्सरे होता है तो एक्सरे के टाइम पे एक रेडियो ओपेक इमल्शन का यूज किया जाता है एक्सरे एग्जामिनेशन के लिए, जो डिटेक्ट करता है जो भी हमारा रिक्वायर्ड पार्ट हो उस पार्ट को जाके हाईलाइट करता है। तो वहां भी डायग्नोस्टिक पर्पस में यूज किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज टॉपिकल एंड इकोनॉमिक। तो मोस्टली इमल्शन जो होते हैं वो टॉपिकल होते हैं, और इसका एग्जांपल हमने देखा जैसे वैसलीन लोशन है, ये भी एक इमल्शन है, वैनिशिंग क्रीम है, ये भी एक इमल्शन है। तो ये टॉपिकल ड्रग डिलीवरी के लिए यूजफुल होते हैं। और इकोनॉमिक किस तरह से है ये एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लिपिड दूसरे किसी व्हीकल में इनसॉल्वेंट है लेकिन उसका जो कोर व्हीकल है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उससे हम सिर्फ इमल्सिफायर ऐड करके हम व्हीकल को रिप्लेस कर सकते हैं वाटर से या फिर किसी अदर चीप व्हीकल से। तो इस तरह से जो कोर व्हीकल की कॉस्ट होती है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं जस्ट बाय एडिंग इमल्सिफायर। इस तरह से हम एक इमल्शन डोसेज फॉर्म को इकोनॉमिक बना सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ थियोरेटिकल फैक्ट्स की। ये फैक्ट्स कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड है और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये फैक्ट्स जो हैं आपके, ये मोनो डिस्पर्जन सिस्टम के बेसिस पर हैं, जहाँ पे हम इंटरनल और एक्सटर्नल फेज का रेशियो देखते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं जहाँ पे आपका मोनो डिस्पर्स स्फेरिकल ड्रॉपलेट, दीज आर नथिंग बट, अगर ये आपका एक इमल्शन है तो यहाँ पे सिंगल सिंगल स्फेरिकल फॉर्म में कितनी ड्रॉपलेट डिस्पर्स्ड है। तो अगर इस टाइप का आपका सिस्टम होता है उस केस में इंटरनल फेज कैन नॉट ऑक्यूपाई मोर देन 74% ऑफ द टोटल इमल्शन। मतलब अगर एक इमल्शन में मोनो डिस्पर्स स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स हैं तो मोनो इज सिंगल, डिस्पर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल ड्रॉपलेट। सिंपल, बहुत छोटी छोटी सिंगल यूनिट में अगर आपकी डिस्पर्स्ड फेज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में 74% से ज्यादा वो इमल्शन की वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। मतलब मैक्सिमम 74% आपका डिस्पर्स फेज होगा और रेस्ट ऑफ द 26% आपका डिस्पर्जन फेज होगा। सो दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी देखते हैं जहां पे आपका है नॉन मोनो डिस्पर्स स्फेरिकल ड्रॉपलेट। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्फेरिकल तो होगी, जो ड्रॉपलेट्स होंगी ये स्फेरिकल होंगी पर ये मोनो मतलब सिंगल फॉर्म में नहीं होंगी। ये क्या होगा, या तो इसका ऐसे क्लस्टर होगा या फिर 2 से 3 ड्रॉपलेट से मिलके एक बड़ी ड्रॉपलेट बन गई होगी, तो ये मोनो नहीं हुई, राइट। नॉन मोनो डिस्पर्स स्फेरिकल ड्रॉपलेट। अब यहाँ पे शेप
फोकस करने वाली बात है, यहाँ पे स्फेरिकल ही है। इस केस में इंटरनल और एक्सटर्नल फेस का कितना रेशियो हो सकता है, यहाँ पे इंटरनल फेस एक्सीड कर सकता है 74 से। मतलब अगर ऐसा केस होता है तो देयर आर चांसेस कि 100 ml के इमल्शन में 74% से ज्यादा भी इंटरनल फेस हो सकता है। अब थर्ड कैटेगरी देखते हैं जहां पे हम ओवरऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेस का रेशियो देखेंगे। तो फर्दर इंक्रीज इन रेशियो लीड्स टू possibility of internal phase consist polyhedral rather than spherical droplet। मतलब अगर हम बोले कि 74 से फिर भी बहुत ज्यादा हो रहा है, 90 जा रहा है, 80 जा रहा है, उस केस में आपका जो डिस्पर्स फेज होगा वो स्फेरिकल नहीं होगा, बट वहां उसकी ड्रॉपलेट की शेप क्या हो सकती है, पॉलीहेड्रल। बिकॉज हमें पता है कि शेप के बेसिस पे सरफेस एरिया एंड सरफेस एनर्जी बहुत मैटर करती है। सो बेसिकली यही दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इसीलिए बोला जाएगा कि अगर 74% से भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है इसका रेशियो, उस केस में जो डिस्पर्स फेस की शेप होगी वो पॉलीहेड्रल होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्ट। ये सिंपल है, आपको सिर्फ ये एज इट इज लर्न करना है एग्जाम के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ से ही हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स की स्टार्टिंग होती है। देखते हैं बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज। अगर हम फेज के अकॉर्डिंग देखें तो हमें पता है 3 तरह से क्लासिफाई होता है। ऑयल इन वाटर, जहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट डिस्पर्स होती है वाटर में, आप ये वाला देख सकते हो। सेकंड दिस वन, यहाँ पे जो ऑरेंज है दीज आर द ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल, ये किस में डिस्पर्स है, वाटर में। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन, राइट। यहाँ पे डिस्पर्स फेज ऑयल है एंड डिस्पर्जन मीडियम या कॉन्टिन्यूस फेज वाटर है। सेकंड आता है वाटर इन ऑयल, यहाँ पे आपका वाटर जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है वो ऑयल फेज में डिस्पर्स है। सो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड। एंड द थर्ड वन इज मल्टीपल इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन अभी के टाइम काफी ट्रेंडी है। ये बेसिकली 2 ही इसमें कंपोनेंट होते हैं, लेकिन ये फेजेस डिफरेंट क्रिएट कर लेते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे होता है इनका कॉन्सेप्ट। तो मल्टीपल इमल्शन कैसा होता है, वाटर इन ऑयल इन वाटर या फिर ऑयल इन वाटर इन ऑयल। मतलब यहाँ पे कोई भी 2 फेज कॉमन रहते हैं और एक फेज डिफरेंट रहता है। ये आप हमारी हो गई फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन आती है बेस्ड ऑन साइज ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट। ये साइज के बेसिस पे है। तो अगर आपका इमल्शन का साइज 0.25 टू 50 माइक्रोमीटर होता है, दैट इज क्लासिफाइड एज मैक्रो इमल्शन। ये इमल्शन काइनेटिकली स्टेबल होते हैं और ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड आपका आता है 0.01 टू 0.2 माइक्रोमीटर की अगर रेंज होती है, ये वाले इमल्शन को बोलते हैं माइक्रो इमल्शन। तो मोस्टली हमारे जो इमल्शन होते हैं वो माइक्रो इमल्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल साइज छोटा होता है और ये वाला होता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। तो ये आपका काइनेटिक स्टेबल हो गया और ये आपका थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो जाता है। ओवरऑल स्टेबिलिटी पार्टिकल साइज पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप सोचोगे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम, यहाँ पे हम बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। तो हमें उसका साइज इस तरह से रिड्यूस करना होता है, सरफेस एनर्जी इस तरह से रिड्यूस करनी होती है कि वो सिस्टम थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो जाए। तो अगर हम इमल्शन में ये वाला साइज को प्रेफर करते हैं तो यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी अचीव होती है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ इमल्शन इज अगर 50-2000 नैनोमीटर तक का उसका साइज हो तो उसको हम बोलते हैं नैनो इमल्शन। और ये इमल्शन बहुत ज्यादा ट्रेंडी है। मेनली ये इमल्शन कैंसर की थेरेपीज में यूज होते हैं। डिफरेंस क्या होता है ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन में, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ऑयल इन वाटर का गिवन है विच इज बेंजाइल बेंजोएट इमल्शन, जिसका ट्रेड नेम एस्काबायोल है। एंड सेकेंड एग्जांपल इज गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसका ट्रेड नेम स्कैबोमा है। तो ये दोनों आपके ट्रेड नेम है, एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं पूछे गए हैं, बट येस दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपको ये लर्न करना है। देन द सेकेंड कैटेगरी का एग्जांपल है वाटर इन ऑयल, जो है आपका कोल्ड क्रीम, ये हम सबको पता है। अब बाकी के इसके डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। सो हेयर आर द फर्स्ट डिफरेंस विच इज वेरी कॉमन एंड वी ऑल नो दिस कि यहाँ पे डिस्पर्स फेज कौन सा है एंड डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है। आते हैं अपने सेकेंड डिफरेंस पे विच स्टेट्स दैट इन ऑयल इन वाटर इमल्शन इट इज नॉन ग्रीसी एंड वॉशेबल। क्यों ये इमल्शन वॉशेबल है? बिकॉज यहाँ जो आपका एक्सटर्नल फेज है वो वाटर है, इसलिए ये इमल्शन नॉन ग्रीसी है एंड वॉशेबल है।
बट इन केस ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन, ये इमल्शन ग्रीसी है, नॉन वॉशेबल है. व्हाई इट इज ग्रीसी? बिकॉज हेयर अगेन द एक्सटर्नल फेज इज ऑयल विच इज ग्रीसी इन नेचर, हेंस द इमल्शन इज ऑल्सो ग्रीसी. थर्ड डिफरेंस पे आते हैं, जो यूजेस इंडिकेट करता है कि एक्सटर्नल यूज करना चाहिए या इंटरनल यूज करना चाहिए. तो ये इस टाइप का इमल्शन बेसिकली दोनों में यूज होता है, लेकिन जो प्रेफरेबल है वो आपका इंटरनल यूज प्रेफर्ड है. ऑयल इन वाटर का इंटरनल यूज प्रेफर्ड है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर कोई इंटरनल यूज के लिए है तो उसका एग्जाम्पल है आपका विटामिन ए इन कॉर्न ऑयल. इसको हम इंटरनली यूज कर सकते हैं, मतलब ओरल रूट से ले सकते हैं. एक्सटर्नल एग्जाम्पल है बेंजाइल बेंजोएट इमल्शन, जो हमने यहाँ देखा एस्काबेऑल. ये आपका एक एक्सटर्नल यूज के लिए इमल्शन है विच इज ऑयल इन वाटर इमल्शन. यहाँ पे वाटर इन ऑयल के केस में देखें तो इसका प्रेफर्ड जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एक्सटर्नल यूज के लिए है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन सरफेस. उसका एग्जाम्पल है आपका कोल्ड क्रीम. अगर हम इसको एक्सटर्नली यूज करेंगे तो ये मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करके रखता है. अगेन द फोर डिफरेंस आर कॉमन, लाइक ये इंटरनल यूज के लिए होता है और ये एक्सटर्नल यूज के लिए. देन वाटर सॉल्युबल ड्रग्स आर मोर क्विकली रिलीज्ड. क्यों ऐसा बोलते हैं कि ऑयल इन वाटर इमल्शन को इंटरनली यूज करना चाहिए? रीजन ये है बिकॉज एक्वस फेज, हमें पता है बॉडी में जाके डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन ये पूरा प्रोसेस एक्वस फेज में होता है. तो वाटर सॉल्युबल जितनी ड्रग्स होती हैं वो क्विकली रिलीज हो जाती हैं एक्वस फेज में. बट यहाँ पे जितना भी टॉपिकल है, जो स्किन वाला पोर्शन है वो पूरा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो लिपिड को इजीली क्रॉस करवा देता है रैदर देन वाटर फेज को. इसलिए यहाँ पे जो ऑयल सॉल्यूबल ड्रग्स हैं वो क्विकली रिलीज होती हैं. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन. नेक्स्ट कैटेगरी इज मल्टीपल इमल्शन. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको समझने के लिए हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं. एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन एंड द सेकेंड वन इज वाटर इन ऑयल इन वाटर. तो ये जो ऑरेंज फेज है ये आपका ऑयल है, राइट? तो नेम से ही जाते हैं. ऑयल इन वाटर, ब्लू वन इज वाटर, देन अगेन इन ऑयल, राइट? तो यहाँ पे आपके दो कॉन्टिन्यूस या फिर आप बोल सकते हैं दो डिस्पर्जन मीडियम होते हैं. फर्स्ट डिस्पर्जन मीडियम कौन सा हो गया आपका? ऑयल, जिसके अंदर वाटर है. लेकिन अंदर वाली ऑयल ड्रॉपलेट के लिए आपका डिस्पर्जन मीडियम कौन सा हो गया? वाटर. बट ये वाइस वर्सा होता है बेसिकली. दो डिस्पर्जन मीडियम आप इसको कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो होते हैं. ये रिस्पेक्ट में देखा जाता है. अगर हम इस वाले बिल्कुल इंटरनल फेज के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे दो हैं, बट अगर वाटर के फेज में देखें तो एक ही है. तो ये देखना होता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं. इस तरह से ये आपका फर्स्ट केस हो गया. सेकंड में देखते हैं. आपका ये ब्लू वाला पूरा पोर्शन वाटर है जो कॉन्टिन्यूस फेज है या फिर डिस्पर्जन मीडियम है. इसके अंदर ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं जो एज अ डिस्पर्स फेज एक्ट कर रही हैं. फिर उसके अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं जो फिर से एक इंटरनल या फिर डिस्पर्स फेज की तरह एक्ट कर रही है. तो इस ड्रॉपलेट के लिए डिस्पर्जन मीडियम ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन जो मेन ऑयल की ड्रॉपलेट है इसके लिए डिस्पर्जन मीडियम सिर्फ वाटर होगा. Currently, these types of emulsion are quite trendy because ये हमारे oral sustained release use में किए जाते हैं और intramuscular therapy में इनका use किया जाता है. तो इससे यूज क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो आप डिफरेंट, मतलब यहाँ पे आप एक्वस फेज में भी ड्रग को स्टोर कर सकते हो और लिपिड फेज में भी स्टोर कर सकते हो. तो इनिशियली पहले आपकी ड्रग एक्वस फेज से रिलीज होगी, फिर आपकी ड्रग लिपिड फेज से रिलीज होगी. इस तरह से क्या होता है, ड्रग को सस्टेन, जो भी आपकी डोसेज फॉर्म है उसको आप सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म बना सकते हो. और हमें पता है जहाँ भी सस्टेन रिलीज की बात आती है वहाँ ऑलमोस्ट इंट्रामस्कुलर का केस प्रेजेंट होता है. इस तरह से मल्टीपल इमल्शन यूज होते हैं. नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी. हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि ऑयल एंड वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं. क्यों नहीं हो रहे हैं? सस्पेंशन में भी हमने कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. तो कोहेसिव फोर्स कौन से होते हैं? इन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल. एडहेसिव होते हैं बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल. यहाँ पे दो पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे स्टेबिलिटी डिफाइन होती है. फर्स्ट है आपका इमिसिबिलिटी एंड सेकेंड है आपका इंटरफेशियल टेंशन. इमिसिबिलिटी क्यों होती है?
क्योंकि कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, एडेसिव फोर्स के। मतलब ये कोहेसिव, ये जो है इसको आप वाटर की ड्रॉपलेट मान लो, तो ये वाटर की ड्रॉपलेट के बीच में इतना ज़्यादा कोहेसिव फोर्स है कि ये ऑयल में मिक्स ही नहीं हो पा रहा है, ये दोनों साथ में एक साथ मिलके ग्लोब्यूल बना लेते हैं। तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एडेसिव के कंपैरिजन में, इसलिए मिक्सिंग नहीं हो पा रही है। सेकेंड, विच लीड्स टू सेपरेशन ऑफ द टू फेजेस, एंड इसका सॉल्यूशन क्या है, इमल्सिफायर ऐड किया जाता है। इमल्सिफायर क्या करता है, एडहेसिव फोर्स को इंक्रीज करता है और कोहेसिव फोर्स को रिड्यूस करता है। मतलब वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा, मतलब लाइक मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा उनको रिड्यूस करेगा, अनलाइक मॉलिक्यूल के फोर्सेस के इंड्यूस करेगा फोर्सेस को। इस तरह से हमें एक स्टेबल इमल्शन मिल जाता है। देन हमारा नेक्स्ट आता है इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन को किस तरह से बोल सकते हैं, अगर ज़्यादा इंटरफेशियल टेंशन होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। हमें पता है जितनी ज़्यादा सरफेस फ्री एनर्जी होगी उतना ज़्यादा इंटरफेशियल टेंशन होगा, और जितना ज़्यादा इंटरफेशियल टेंशन होगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। तो हमें क्या करना है, ये टेंशन को रिड्यूस करना है। उसके लिए कौन रोल वो करता है अपना काम, सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या करता है, रिड्यूस करता है इंटरफेशियल टेंशन को, जिसकी वजह से ऑयल एंड वाटर फेज एक दूसरे में मिसिबल हो जाते हैं, और ये प्रमोट करता है स्टेबिलिटी को। तो ओवरऑल दो प्रॉब्लम है और दोनों के सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट एंड बैंक्रॉफ्ट रूल। बैंक्रॉफ्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट आपको ज़्यादा बुक में भी नहीं मिलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। वी आर ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। लिंक्स आर गिवन बिलो in the description box. Please join us. Thank you for watching.